एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 के बारे में बताने वाला हूं। चैप्टर 2 का नाम है दो ध्रुवीय देशों का जो ध्रुवीयता था उसका अंत कैसे हुआ। देखिए, इस बार सीबीएसई के सिलेबस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे चैप्टरों को काट दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर के टॉपिक्स के भी डिलीटेशन हो गए हैं और कुछ टॉपिक्स को जोड़ा गया है। तो मैं नीचे जो है ये हमारे उन चैप्टरों के नाम हैं जो इस बार आपके सिलेबस में हैं। लेकिन क्या है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर शुरुआत से ना पढ़ा जाए या फिर पूरे चैप्टर को सही तरीके से ना पढ़ा जाए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि शुरुआत से पूरे चैप्टर को समझाया है ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो कहता है दो ध्रुवीयता का अंत, क्लास 12 चैप्टर 2 और इसके वो टॉपिक्स हैं जो इस बार सिलेबस में आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक कहता है बर्निल का दीवार। अब देखिए बर्निल का दीवार क्या था, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बर्निल जो था ये एक ही शहर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए दीवार खड़ी की गई थी, वो था बर्निल का दीवार। पूर्वी और पश्चिम खेमे, जो मतलब पूर्वी साइड था और पश्चिमी साइड था, इन दोनों खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक था, मतलब बंटवारे का प्रतीक था। एक क्षेत्र को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, किसके माध्यम से? बर्निल की दीवार के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्निल शीत युद्ध का प्रतीक रहा जो 1961 में बनी। अब देखिए जो बर्निल का दीवार था जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ 1961 में और ये जर्मनी जो देश था उसकी राजधानी का नाम है बर्निल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि शायद दीवार का नाम है बर्निल, नहीं, बर्निल जो है वो जर्मनी देश की राजधानी है। उसके विभाजन के लिए जिस दीवार को खड़ा किया गया उसे ही हम बर्निल की दीवार के नाम से जानते हैं। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? बर्निल की दीवार को 9 नवंबर 1989 को वहां के आम पब्लिक मतलब जनता के द्वारा ही तोड़ दिया गया। मतलब आम नागरिक जो थे, बर्निल के जो निवासी थे, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उन्होंने ही इसे तोड़ दिया। यह 28 वर्ष तक खड़ी रही तथा 150 किलोमीटर लंबा था। जब बर्निल की दीवार बनी मतलब 1961 में, उस समय से लेके ये 28 वर्ष तक बर्निल को दो अलग अलग कौन कौन से, तो पूर्वी और पश्चिमी खेमों में बांट के रखा। लेकिन अंतोगत्वा इसे वहां के आम पब्लिक नागरिकों ने ही तोड़ दिया और यह लंबाई में 150 किलोमीटर लंबा था। मतलब बर्निल की जो दीवार थी वो 150 किलोमीटर लंबी थी। 28 साल तक बर्निल को दो अलग अलग भागों में बांट के रखा और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर तक थी। तो ये था हमारा बर्निल का दीवार। आपको बर्निल की दीवार समझ में आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है सोवियत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि सोवियत संघ क्या है। इसे यूएसएसआर भी कहा जाता है। यूएसएसआर क्यों कहा जाता है? तो यू से इसका मतलब फुल फॉर्म बता देता हूं। यू से होता है यूनियन, एस से सोवियत, सोशलिस्ट और रिपब्लिक्स। मतलब इसका अगर फुल फॉर्म किया जाए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म है। इस तरह से आपने समझा कि सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति, आपको याद होगा क्लास 9th की रूसी क्रांति के बारे में, जिसमें रूस का क्रांति हुआ था, जार निकोलस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहीं से यहाँ पर थोड़ा सा लिंकअप होगा इसका। 1917 की रूसी, जिसे रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर का गठन हुआ, मतलब वो अस्तित्व में आया। जब रूसी क्रांति वहां पे हुई उसी के बाद यूएसएसआर जो है वो सामने आया, जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ में कुल मिलाकर उस समय जो यूएसएसआर था उसमें उस समय के वर्तमान 15 गणराज्य थे, अर्थात
15 अलग अलग देशों को मिलाकर ही यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का निर्माण किया गया था। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूएसएसआर क्या है, तो आपको तो ये पहले बताना है कि बोल्शेविक क्रांति अर्थात रूसी क्रांति के बाद यह लोगों के सामने आया, जिसका नाम रखा गया यूएसएसआर। फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और इसमें क्या था, तो इसमें 15 देश थे, 15 देशों को मिलाकर यूएसएसआर का निर्माण किया गया था। और 15 गणराज्य जो थे, इन्हीं से मिलाकर यूएसएसआर बनाया गया। और सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसे समाज और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। जो रूसी क्रांति के बाद जो वहां के गरीब तबके के लोग थे, निचले तबके के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उनको ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर का गठन किया गया। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि 15 गणराज्य थे, मतलब 15 देशों को मिलाकर एक यूएसएसआर का निर्माण किया गया, लेकिन वो 15 देश कौन से थे? तो मैं आपको आगे आने वाले स्लाइडों में उन 15 देशों के नाम को भी बताऊंगा। अभी आपके समझ में आ गया होगा कि सोवियत संघ क्या है, यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, रूसी और बोल्शेविक क्रांति क्या है, कितने देश इसके अंदर थे जिन्हें मिलाकर यूएसएसआर का निर्माण किया गया, और किनके हितों के लिए इसका निर्माण किया गया। अब देखिए, सोवियत संघ यूएसएसआर की अगर बात की जाए कि इसके अंदर देश कितने थे, तो इसके अंदर 15 देश थे। मैंने इससे पहले भी बताया है कि इसके अंदर 15 देश थे। उन 15 देशों का नाम जानते हैं, रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ताजिकिस्तान है। देखिए, 8 देशों का नाम मैंने भी आपको बताया है, लेकिन सबसे ऊपर जो आता है वो आता है रूस। रूस सबसे मुखिया देश था। आप कह सकते हैं ये जो 15 देश है उसमें से 14 देश का मालिक कौन था? रूस था, क्योंकि रूस इसमें सबसे समृद्ध था, शक्तिशाली था, परमाणु हथियारों से लैस था, और सब कहीं ना कहीं इसी के आसपास थे और इसी को अपना मुखिया मानते थे। इसीलिए यहाँ पे रूस जो था वो सबसे मजबूत था। अब बात करें कौन कौन से देश, तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ये वो 8 देश हैं जो इस सोवियत संघ के गणराज्यों के हिस्सा थे। 9वें देश की अगर बात की जाए तो किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लताविया, लिथुनिया और एथोनिया। देखिए, ये 15 देश मैंने आपको बताए हैं। ये 15 देश यूएसएसआर गणराज्य के अंदर थे। इन्हीं देशों के साथ मिलकर यूएसएसआर का निर्माण हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बताता हूं, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में इन 15 देशों का नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कितने देशों को मिला के यूएसएसआर का निर्माण किया गया था, तो वहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं 15 देशों के साथ। लेकिन आपके जानकारी के लिए इन 15 देश का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि वो कौन कौन से देश थे। वो देश थे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लताविया, लिथुनिया और एस्टोनिया। ये वो 15 देश हैं जिनका मिला के यूएसएसआर बनाया गया था। आइए हम सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर यूएसएसआर का निर्माण किया गया तो उसके विशेषताओं में से विशेषताएं क्या थी, किन कारणों से उसे हम अच्छा कहेंगे कि यूएसएसआर प्रणाली बहुत अच्छा था। तो अगर उन्होंने कोई ग्रुप बनाया, कोई ग्रुप का निर्माण किया है, तो कुछ तो अच्छी बातें होंगी ना उनके अंदर। तो वो था, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता था। मतलब जैसा कि आपको पता है कि विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका और दूसरा तरफ रूस। तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी लोगों के साथ था, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता था। लेकिन सोवियत प्रणाली जो है वो पूंजीवादी का विरोध करता था तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित था। तो ये पहला खासियत था इसका। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, मतलब सभी के लिए काम वहां पे मौजूद था, कोई वहां पे बेकार नहीं था, सभी के लिए सारी सुख सुविधाएं वहां पे मौजूद थी यूएसएसआर में। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, मतलब वहां पे अलग, ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी कहने का ये मतलब है जैसे कि आप हमारे भारत में देखते हैं कांग्रेस है, आम आदमी है, बीजेपी है,
बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जो यहाँ पे हैं हमारे देश में एक्टिव, लेकिन अगर यूएसएसआर की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का राज था। वो कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा और बेरोजगारी का न होना, हर एक आदमी को हर एक सुविधा मुहैया कराया जाता था और बेरोजगारी नहीं था हमारे भारत की तरह, मतलब कि काम धाम है ही नहीं, लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली थी। संचार प्रणाली में आप कह सकते हैं कि सड़कें बहुत बढ़िया थी, आवाजाही का सुविधा था, गाड़ियों की कमी नहीं थी, ट्रक से सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था। इसी को हम उन्नत संचार प्रणाली कहते हैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व होता था। अब देखिए, मिल्कियत मतलब होता है मालिकाना। जो राज्य के अंदर सामान सब थे, जो भी सुविधाएं थी, उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य का हक, मतलब कि सरकार का हक हुआ करता था। पूंजीवाद की तरह नहीं कि उसमें आम पब्लिक अपना व्यवस्था देखता था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, जो भी सुविधाएं या जो भी उत्पादन राज्य में होता था उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वहां के राज्यों का नियंत्रण होता था, मतलब वहां के सरकारों का नियंत्रण होता था। यह था सोवियत संघ की विशेषताएं। अब हम आपको एक बार साम्यवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बता देते हैं। यहाँ पे साम्यवादी और पूंजीवादी कहने का यह मतलब है कि डायरेक्टली मैं आपको अमेरिका के अर्थव्यवस्था और रूस के अर्थव्यवस्था के बारे में बताता हूं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था और यूएसए की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता हूं। तो सोवियत अर्थव्यवस्था मतलब कि रूस हो गया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मतलब कि अमेरिका ही हो गया। राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रित, मतलब सरकार का नियंत्रण था उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका में राज्य की न्यूनतम हस्तक्षेप थी। क्योंकि आपको पता है ना कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में या पूंजीवाद व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये अंतर सबसे पहले थी। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था मतलब कि हर एक योजना के लिए सरकार खुद से उनके लिए योजना बनाती थी और उनके हिसाब से वहां की अर्थव्यवस्थाएं चलती थी। यहां पे वैसा नहीं था, अपोजिट था, स्वतंत्र आर्थिक प्रायोगिकता पर आधारित था। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था रूस में, मतलब कि पूंजीवादी लोगों का व्यवस्था वहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत पूंजी का महत्व दिया जाता था। अमेरिका के अर्थव्यवस्था में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था, मतलब कि जो धन हो वो पूरे समाज में समान रूप से बांटा जाए, लेकिन अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, मतलब जो जितना लाभ कमाएगा वो उसका होगा, ऐसा अमेरिका का सोच था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, जो भी उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है हमारे राज्य के कंपनी या देश के कंपनियों पे, उस पे सरकार का वर्चस्व होगा, लेकिन यहाँ उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था, मतलब जो मालिक थे, जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, उनका वर्चस्व था। तो ये अंतर था आपका सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिका के अर्थव्यवस्था में। अब देखिए मिखाइल गोर्बाचेव क्या था। देखिए ये फोटो है मिखाइल गोर्बाचेव का। सबसे पहले तो बता दूं कि ये एक प्रकार के नेता थे वहां पे, और इन्होंने क्या किया 1980 के दशक में राजनीतिक सुधार करने के लिए, जब वहां पे रूस में दिक्कतें होने लगी, तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया और उन्होंने खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लाना सोचा। मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हमारी व्यवस्था चरमरा रही है या जो दिक्कतें हो रही है, उनके लिए इन्होंने पूरा स्वतंत्र रूप से काम करने का सोचा और वहां के लोगों के लिए स्वतंत्रता का ज्ञान दिया और उनको स्वतंत्र किया। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि मिखाइल गोर्बाचेव का जो ये नियम था, जो इनकी सोच थी, वो बुरी तरह से फेल हो गया था। और इनके ये फेल होने के कारण भी आप एक तरह से कह सकते हो कि रूस का विघटन होने का कारण, जो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है रूस के विघटन के बारे में, तो उसके बारे में एक पॉइंट ये भी आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो अपने सिद्धांतों को दिया अपने देश में, वो बुरी तरह से फेल हो गया। अब देखिए सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह आपके सिलेबस में है और इससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सोवियत संघ की जो समाप्ति है, मतलब यूएसएसआर की जो समाप्ति है, उसकी क्या घोषणा हुई, तो 1991 की बात है। 1991 में बोरिस येल्त्सिन
के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इसमें एक CIS भी है। CIS को समझिएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब स्वतंत्र राजकुलों का राष्ट्रकुल। यहां पे क्या हुआ, जब USSR का विघटन हो गया, मतलब कि उनके जो महत्वपूर्ण देश थे उन्होंने कहा कि 1991 की अब हमारा USSR नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, CIS आया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब अब 15 देशों से मिलके USSR बना हुआ था। तो जब USSR ही नहीं रहा तो वो क्या होगा, 15 देश खुद के स्वतंत्र रूप से घोषित हो गए। मतलब उन्होंने कहा कि मैं आज से स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अंदर नहीं हूं, किसी के गुट में नहीं हूं, किसी के पक्ष में नहीं हूं, आज से मैं खुद ही एक देश हूं। और इसी यहां पे आपको बताया गया है, इसके बाद 15 नए देशों का उदय हुआ, यहां से 15 नए देशों का जन्म हुआ। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां, देखिए किन कारणों से, अगर आपसे पूछा जाए कि किन कारणों से यहाँ पे सोवियत संघ जो है वो टूट गया, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। सोवियत संघ मतलब जो रूस ने सोवियत संघ का निर्माण किया था, इस पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था। आपको पता है कि वहां पे एक ही सरकार थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया, और यही पार्टी अब जनता के जवाब दे नहीं रहेगा। अगर हमारे यहाँ कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है तो हमारी जवाबदेही कौन लेगा? हमारी जवाबदेही तो कांग्रेस को लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अपने सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। और वो सरकार जो 70 साल से हमारे ऊपर शासन कर रही है, वो कह रही है कि मैं जवाबदेही नहीं लेता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी थी सोवियत संघ के नेताओं में और सोवियत संघ के शासन में। कमियां के बारे में जानते हैं कि कमियां क्या क्या थी, उनके अंदर कौन कौन सी कमियां थी। तो भारी भ्रष्टाचार था, करप्शन भैया कूट कूट के भरा हुआ था, और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असक्षम थी। मतलब अपनी गलतियों को भी ये लोग नहीं सुधार रहे थे। तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जवाबदेही नहीं ले रहे थे, 70 साल से शासन कर रहे थे और फिर भी अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता थे। तानाशाह तो हर जगह होता है। ऐसे नेता थे, तानाशाह कहने का मतलब है ऐसे नेता जो अपने सामने किसी और को समझते ही नहीं थे, जो उनका मन हुआ वही करेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना भारत देश महान है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सरकार रहती हैं तो उन पे दबाव रहता है। लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार हो और वो 70 साल से शासन करती आ रही हो, तो स्वाभाविक सी बात है उनका नेता तानाशाह हो ही जाएगा। वो जनता की नहीं सुनेगा, जनता पे अत्याचार करेगा। कह रहा है वो ऐसे नेता थे जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं था, मतलब उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे भी नेता थे। और है पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा शक्ति प्रदान करना। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके जो अंदर के नेता थे उनको अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था वहां के सरकार के द्वारा, मतलब उन्हें अधिक पावर दिया गया था। ये तो गलत है ना। किसी भी देश में आप रहते हो तो उसका सबसे पहला नियम क्या है कि यहाँ पे रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया जाए। लेकिन अगर हम नेता बन जाएं तो हमें अधिक शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए, अधिक अधिकार प्राप्त हो जाए आम नागरिकों से, तो इससे आम नागरिक में असंतोष फैलता है। और यही कुछ कमियां थी सोवियत संघ में क्योंकि शासन की कमियों के बारे में आप ये कह सकते हैं इन कारणों से इनकी सरकार भी वहां पे खत्म हो गई। अब जो VVI क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध भी आपके सिलेबस में है, इसे भी आप ध्यान से समझिएगा। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज, समझिएगा अमेरिका ने नेतृत्व किया। अमेरिका ने नेतृत्व किया और उसके बाद कितने देश थे? 34 देश की मिलीजुली सरकार के सैनिक थे। कितने? 6,60,000। इनकी भारी फौज ने किस पे? इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। मतलब इराक जो देश था उसके विरुद्ध मोर्चा खोला। क्यों खोला? इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा मत समझिए कि अमेरिका अपने आप जाके खोल दिया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। तो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के मिलीजुली सरकारों ने अपने 6,60,000 सैनिकों को एकत्र करके इराक पे
हमला कर दिया और उसे बुरी तरीके से परास्त किया, मतलब हरा दिया। स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका के सामने कौन टिकेगा भाई? कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि वह एक महाशक्ति है और महाशक्ति के अलावा उसके साथ 34 देश और मतलब 35। तो भाई कोई भी देश इतना कमजोर थोड़ी ना हो सकता है कि उसके पास कुछ ना हो। तो उसके 6,60,000 सैनिकों ने मिलकर इराक के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि अक्सर आता रहता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सिलेबस से तो काट दिया है, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा देने के लिए इसको रखा है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि सीधी बाई सीधी पढ़ने में ही आपको मजा आएगा, अचानक से ऊपर अचानक से नीचे करेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आइए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में जानते हैं। 1990 की बात है, अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। 1990 में अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी जमा लिया। किसने? इराक ने। किस पे? कुवैत पे हमला करके उस पे कब्जा जमा लिया। बहुत समझाने बुझाने और राजनीतिक कोशिशों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ उसको मुक्त नहीं करवा पाया। बहुत सारे देशों ने उसको समझाया इराक को, भाई काहे हमला किए हो, हमला करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे ही पूरा दुनिया परेशान है, शीत युद्ध है, विश्व युद्ध है, सब हो रखा है, ऊपर से तुम नया नौटंकी कर रहे हो। ये नौटंकी क्या हुआ कि उसने कुवैत पर रातों रात हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। बहुत सारे पड़ोसी देश, अलग अलग देश उसको समझाए बुझाए कि भाई इस ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, मुक्त करो इसको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर यूएनओ का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। उसने कहा कि भैया कुवैत को तो मुक्त कराना होगा। उसने भी कई बार ऐसे समझाया इराक को कि भाई ये सब गलत चीज है, इसे तुम मुक्त करो, लेकिन कुवैत तो अपने जिद पे आ रहा। उसने यूएनओ ने कहा कि भाई अमेरिका तू जा और जैसे भी हो कुवैत को मुक्त करा, मतलब फोर्सली हो, हथियार से हो, सैनिक से हो, युद्ध से हो, जैसे भी हो, तुम्हें अब काम है तुम्हारा कि कुवैत को तुम मुक्त करवाओगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, किसने किस पे अटैक किया? तो इराक ने कुवैत पे अटैक किया, रातों रात कब्जा किया, उस पे अपना पूरा कब्जा जमाने के बाद उसके अलग अलग देशों ने उसे समझाया कि छोड़ दे भाई, काहे तुम इतना बड़ा लोभी बनने जा रहे हो कि दूसरे देशों को कब्जा कर रहे हो, लेकिन उसने नहीं माना। तो लास्ट में यूएनओ ने कहा कि कैसे भी कुवैत को छुड़ाओ, हथियार से छुड़ाओ, सैनिक से छुड़ाओ। तो इसके इराक के खिलाफ जो यहाँ पे सैन्य अभियान हुआ उसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। इसमें जो अमेरिका मुख्य था उसने इसकी अगुवाई की थी और उस अगुवाई में जनरल नॉर्मन शार्लज़ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों के इस मिलीजुली सेना ने 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। मतलब 34 देश के सेना तो थे लेकिन नाम मात्र के थे, मेन अमेरिकी सेना थे, क्योंकि 75% मायने रखता है ना, अमेरिका के ही थे। तो हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया था, देखिए याद आया सद्दाम हुसैन, ये वही सद्दाम हुसैन है जो आतंकवादी संगठनों का सरगना था। कई सारे आतंकवादी संगठन इसके देश में पल रहे थे, इसीलिए ना अमेरिका ना इसके घर में घुस के पेला था। इसकी कहानी कभी और होगा, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब आतंकवादियों को पेला जाता है, चाहे वो कोई सा भी देश पेले, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरा विश्व इससे परेशान है आतंकवादियों से। अमेरिका ने भी कुछ सोच समझ कर ही पेला था, उसके यहाँ हमला करवा दिया था। इसका वो कहानी बाद में करेंगे। अभी देखिए अभी क्या हुआ, ये राष्ट्रपति जो थे उस समय के सद्दाम हुसैन, उन्होंने क्या ऐलान किया कि 100 जंगों में से एक जंग साबित होगा। मतलब पता नहीं उसको क्या समझ में आ रहा था, अमेरिका के खिलाफ ऐसे सीना तान के खड़ा था जैसे वो जंग जीत जाएगा। उसने कहा कि ये 100 जंगों का एक जंग ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुरी तरह से हारा सद्दाम हुसैन और उसका देश। यहाँ पे उसको कुवैत को छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, अमेरिका से पंगा लेने चला था ये लल्लू पुल्लू, तो वहां पे उसको कुवैत से हटने पे मजबूर होना पड़ा। तो आशा करता हूं कि आपको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म समझ में आया होगा।
अब सोवियत संघ के विघटन के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? तो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा न होना। कोई भी व्यक्ति अपना सरकार क्यों चुनता है, अपना नेता क्यों चुनता है, विधायक क्यों चुनता है, सांसद क्यों चुनता है? ताकि उसकी आकांक्षाएं पूरी हो पाए, सरकार उसके लिए अच्छे कार्य करे, सड़क बनवाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, राशन पानी का व्यवस्था करे, नौकरी दे। लेकिन यहाँ पे ले सोवियत संघ का जो सरकार था उनकी आकांक्षाओं को पूरा ही नहीं कर रहा था। ऐसा सरकार आप चाहिएगा? अगर आज हमारे देश के जो वर्तमान सरकार है, अगर वो आपकी आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाएंगे तो आप उनको रखिएगा? नहीं रखिएगा ना। वही हुआ कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहां की सरकार थी, कम्युनिस्ट, उनका बुरा शासन था। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि तानाशाही करते थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, वो लोगों पर जुल्म करते थे। ये कारण भी था सोवियत संघ के विघटन के। ध्यान से हर एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया तथा वह उनके नियंत्रण में बने रहे। देखिए, ये लड़ाइयां तो बहुत पहले से चल रही थी। जब यूरोप का विभाजन हुआ तो पश्चिमी और पूर्वी में अमेरिका और रूस उलझा हुआ था। तो रूस यहाँ पे अपनी जनता को छोड़ के वहां पैसा फेंक रहा था ताकि सब पर नियंत्रण रख सके। भैया, पहले तुम अपने घर को संभालो, फिर दूसरे के घर को संभालना। नहीं तो पता चला दूसरे के घर के संभालने के चक्कर में अपन बाल बच्चा बीवी छोड़ के भाग जाएगा तुमको। वही हुआ यहाँ पे, सोवियत संघ का विघटन हो गया क्योंकि इसकी खुद के जनता भूखे प्यासे मर रही थी और ये सारा पैसा लेके उधर गुलछर्रा उड़ा रहा था दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में, पश्चिम के देशों में, ताकि अमेरिका को वो टक्कर दे सके, उस पर कब्जा बना सके, वहां पे शासन बैठा सके, वहां पे जो उसके देश है उसको अपने काबू में रख सके। यहाँ अपना घर में थाली पे खाना नहीं है और दूसरे के यहाँ जाके बवाली मचा रहे हैं। भाई, लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ का विकास हो रहा है, मतलब वो आम पब्लिक को मिसगाइड कर रहे थे। वहां के जो नेता थे वो कह रहे थे हमारा सोवियत संघ दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, लेकिन ये मिसगाइड था, उनको ये गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था। वाकई में सोवियत संघ इतना पैसा और अपना हथियार वगैरह खरीदने की होड़ में पैसा बर्बाद कर रहा था कि उसका वित्तीय हालत, इकोनॉमिकल सिस्टम बिल्कुल खराब था। वो परेशान था, लेकिन जनता को नहीं बता रहा था, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना। ले, युद्ध तो कभी से भी सही चीज नहीं है। इधर में सोवियत संघ क्या कर रहा था? अमेरिका को टक्कर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने, खरीदने में ज्यादा से ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा था, जिस कारण से भी सोवियत संघ का विघटन का कारण माना जाता है। अभी और कारणों में देखते हैं, बहुत सारे कारण थे जिसके कारण इतना महाशक्ति देश टूट गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। जो अमेरिका टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, उन टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूएसएसआर जो था वो बहुत पीछे था, उनके मुकाबले में नहीं था, कमजोर था, पीछे था, नीचे था। रूस की प्रमुखता। अब रूस की प्रमुखता का क्या मतलब है कि 15 देशों का बना हुआ यूएसएसआर में सिर्फ अकेला हम कहेंगे कि हम राजा हैं, हम राजा हैं, तो कोई मानेगा? अगर हम एक ग्रुप हैं, 15 लोग हमारे साथ हैं, उन सबको हम धमकाते रहें, उन सब में अपना वर्चस्व दिखाते रहें, तो ये नहीं होगा ना, ये सही चीजें नहीं है। क्योंकि उनमें 15 लोग थे, लेकिन रूस अपनी प्रमुखता ज्यादा दिखाता था। इसके नेता जो थे वो और देशों को धमका भी देते थे। ऐसे में आम देश जो थे और जो देश थे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है तो हम इनके साथ रहे क्यों, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई बातें ही नहीं करता है। ये भी एक कारण था रूस के विघटन का, मतलब यूएसएसआर के विघटन का, क्योंकि रूस की प्रमुखता थी वहां पे। अच्छा, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। देखिए, अभी हमने गोर्बाचेव के बारे में बात किया था, तो गोर्बाचेव ने जो नए पद्धतियां लाई थी, जो नए विचार लाए थे, उसमें क्या हुआ था? उसका विरोध हुआ क्योंकि वो फेल हो गया, वो बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया। हालांकि वो सुधार करने ही आए थे, लेकिन उनकी सुधार नीति चली नहीं थी। ये भी एक सोवियत संघ का विघटन के कारण में माना जाता है। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। जो इकोनॉमिकल सिस्टम था इनका वो खत्म था। इसके अलावा जो उपभोक्ता डेली यूज की चीजें थी वो भी इनके पास नहीं थी, उनकी भी कमियां थी। आम लोग परेशान हो रहे थे अपने डेली यूजेज की चीजों के लिए। और सोवियत संघ में
कम्युनिस्ट पार्टी का होना और अपने जनता का जवाबदेही न लेना सबसे प्रमुख कारण था इनके विघटन का। जिस सरकार का काम होता है अपने जनताओं के बारे में सोचना, वो सरकार आज जनता के बारे में ना सोच के अपने तानाशाही के बारे में सोच रहा हो तो वो सरकार कभी नहीं चलेगी। और यही एक मुख्य कह सकते हैं कारण है सोवियत संघ के विघटन का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से समझिए।